हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में लेखिका विछेंद्री पाल जी की आत्मकथा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन किया गया है। विछेंद्री पाल जी जो हैं वो अपनी एवरेस्ट पर की गई चढ़ाई और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनने का जो उनका सफर था, उसकी आत्मकथा को हम सभी के साथ यहाँ पर साझा कर रही हैं। विछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान क्या-क्या समस्याएं हुई और उन्होंने तथा उनके साथियों ने किस तरह से उन समस्याओं का सामना किया, विछेंद्री पाल इन सभी यादों को जो है इस पाठ के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 का भाग 1। एवरेस्ट अभियान 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। अभियान का अर्थ है यहाँ पर चढ़ाई करने वाला दल। यहाँ पर विछेंद्री पाल जी कहती हैं कि जो उनका एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला जो दल था, जिस दल के साथ वो एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली थी, वो 7 मार्च को जो है दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया था। यानी विछेंद्री पाल और उनका दल हवाई जहाज की सहायता से जो है दिल्ली से काठमांडू जा रहे थे। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अग्रिम होता है पहला, दुर्गम कहा जाता है कठिन को और हिमपात होता है बर्फ का गिरना। यहाँ पर विछेंद्री पाल कहती हैं कि जो उनका दल है उससे पहले भी जो है एक दूसरा दल जो बहुत ज्यादा मजबूत था, यानी जिसमें बहुत हट्टे कट्टे लोग थे, वे जो है उनके दल से पहले ही उनके बेस कैंप तक पहुंचने का जो उनका कठिन रास्ता था जहां पर बर्फ गिर रही थी, उस बर्फ को जो है साफ कर रहे थे ताकि विछेंद्री पाल और उनका दल जो है आराम से पहले बेस कैंप तक पहुंच सकें। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जो नमचे बाजार हैं वो शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है और जो अधिकांश शेरपा हैं वो इसी स्थान से यानी नमचे बाजार से या इसके आसपास के जो गांव होते हैं उन्हीं से जो है उनके साथ हो जाते हैं, यानी उनका सामान जो है वो ऊपर तक पहुंचाते हैं जहां तक संभव हो सके। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध हैं। मुझे यह नाम अच्छा लगा। निहारा होता है देखना। अब जो विछेंद्री पाल जी हैं वो कहती हैं कि ये जो नमचे बाजार हैं ये वही स्थान है जहां से विछेंद्री पाल जी ने जो है पहली बार एवरेस्ट को देखा था और नेपाली जो लोग हैं, जो शेरपा लोग हैं, वो एवरेस्ट को जो है सागर माथा नाम से पुकारते हैं और इसी नाम से जो है वो वहां पर प्रसिद्ध है। और लेखिका को जो है ये सागर माथा जो नाम दिया है ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। यहाँ पर एक भारी बर्फ का जो बड़ा फूल है वो प्लूम के लिए कहा गया है, यानी जब बर्फ जो है ग्लेशियर जो है वो गिरता है और वो गिरते गिरते जो है एक फूल की तरह आकार ले लेता है, उसे प्लूम कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि जब लेखिका ने एवरेस्ट की ओर गौर से देखा तो वहां पर लेखिका ने एक बहुत बड़े बर्फ का फूल देखा जो पर्वत शिखर पर जो है एक लहराते हुए ध्वज की तरह लग रहा था, एक लहराते हुए झंडे की तरह लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उन्हें इस दृश्य के बारे में, यानी जो उन्होंने एवरेस्ट पर वो बर्फ का फूल देखा था उसके बारे में यह बताया गया कि ये जो इस तरह का दृश्य है ये असल में जो है शिखर के ऊपर जब 150 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा गति से हवा चलती है उसके कारण बनता है, क्योंकि जब इतनी तेज हवाएं चलती है तो जो पर्वत पर सूखी हुई बर्फ होती है वो उड़ती है और उसी के उड़ने के कारण जो है दूर से देखने पे वो बर्फ के फूल की तरह प्रतीत होता है।
बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि जो वो बर्फ का फूल था, जो वो झंडे की तरह दिख रहा था, वो 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। और शिखर पर जो भी लोग जाते हैं, उनको जो है दक्षिण पूर्वी जो पहाड़ी हैं, उन पर भी पड़ता था, खास करके खराब मौसमों में। यानी जब भी खराब मौसम होता था तो इस तरह का जो बर्फ का फूल है, यानी जो तूफान है बर्फ का, वो अक्सर दिखाई पड़ता था, यानी लोगों को उस तूफान को झेलना पड़ता था। यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। विचित्र होता है विशेष, आकर्षित होता है मुग्ध होना। अब लेखिका यहाँ बताती है कि जब उन्हें पता चला कि जो ये बर्फ का फूल है वो 10 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या उससे भी ज्यादा गति से जो है ये हवाएं चल सकती है, तूफान चल सकता है और ऊपर जो भी जाता है एवरेस्ट पर, उन लोगों को इन तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। ये जो सारी चीजें हैं, लेखिका कहती है कि उन्हें डराने के लिए काफी थी, परंतु फिर भी जो लेखिका हैं, जो विछेंद्री पाल हैं, वो एवरेस्ट के प्रति जो है विशेष रूप से इतनी ज्यादा मुग्ध थी। यानी वो एवरेस्ट के प्रति जो है इतना ज्यादा प्यार था उनको, और वो उस कठिनतम चुनौतियों को, यानी उस तरह के तूफानों का सामना करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो एवरेस्ट पर जाए तो उनकी जो चढ़ाई है वो बहुत ज्यादा आसान ना हो। वो जो है उनकी कठिनतम जो चढ़ाई है, जितनी भी कठिनाई आए, वो उनका सामना करते हुए जो है एवरेस्ट पर पहुंच जाए। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन होता है बर्फ का खिसकना। अब लेखिका बताती हैं कि जब लेखिका और उनका दल जो है 26 मार्च को पेरिस पहुंचा, तो वहां पर उन्हें जो है बर्फ के खिसकने के कारण एक शेरपा कुली की जो है मृत्यु का समाचार मिला, जिसके वजह से वे सब जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के खिसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि जो खुम्बू हिमपात है, उस पर जाने वाले जो अभियान दल है, उनके रास्ते के बाईं तरफ जो है, जो सीधी पहाड़ी थी, वो खिसक गई थी और लोहत्से की ओर से जो है एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी, जिसकी वजह से जो है 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 जो है वो घायल हो गए थे। यानी जो कुली थे, जो शेरपा थे, जो उनका सामान उनके साथ ले जा रहे थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी और उनमें से 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करने चाहिए। अवसाद होता है उदासी। अब जब ये समाचार अभियान दल को मिला, जो चढ़ाई करने वाला दल है, जब उन्हें ये समाचार मिला कि एक शेरपा की मृत्यु हो गई है और 4 जो हैं घायल हो गए हैं, तो उन सबके चेहरे पर जो है उदासी आ गई थी। और उस उदासी को देखकर जो लेखिका के दल के नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था सभी को कि जो एवरेस्ट है, उसकी महान चढ़ाई के लिए जो अभियान है वो खतरों से भरा है और कभी कभी जो है मृत्यु को भी इंसानों को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। यानी यहाँ पर जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस अभियान पर जो मृत्यु है वो भी आ सकती है, जो कठिनाइयां हैं वो कदम कदम पर हैं, इसलिए घबराना नहीं है, उदासी नहीं छानी चाहिए। उन्हें जो है पूरे जोश के साथ चढ़ना है, तभी वे जो है एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सकते हैं। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत होता है, उन्हें बताया, यानी उन्हें इससे पहले की सूचना दी। जो दूसरे नेता थे प्रेमचंद, जो अग्रिम दल यानी जो पहले वाला दल था, जो लेखिका के दल के लिए जो है रास्ता साफ कर रहा था उनके बेस कैंप तक पहुंचने के लिए, वो जो है पेरिस जो है वो लौट आए थे 26 मार्च के लिए। क्योंकि उन्होंने जो है उनकी जो पहली बाधा थी खम्बू हिमपात, उसकी स्थिति को जो है उन सबको बताया। उन्होंने क्या बताया?
उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 यानी जो 6000 मीटर पर स्थित है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। अब उपनेता जो प्रेमचंद है, उन्होंने बताया कि उन्होंने कैंप 1 जहां पर स्थित किया है, यानी 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है उन्होंने पहला कैंप लगाया था, वो हिमपात के ठीक ऊपर स्थित था। वहां तक का रास्ता उन्होंने लेखिका और उनके दल के लिए साफ कर दिया है, उन्होंने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने लेखिका और लेखिका के दल को ये भी बताया कि उन्होंने कहीं कहीं पर पुल बनाए हैं, कहीं पर रस्सियां बांधी है और झंडियों की सहायता से जो है उन्होंने रास्ते को चिन्हित किया है। उन्होंने रास्ते को दर्शाया है कि जहां जहां झंडियां लगी हैं वहीं से जाना है, और उन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया है कि कहाँ पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, और उन्होंने उसे वहां तक साफ कर दिया है, कठिनाइयों को बिल्कुल दूर कर दिया है, और लेखिका के दल के लिए पहले कैंप तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सही कर दिया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। लेकिन उन्होंने साथ साथ लेखिका और लेखिका के दल को यह भी बताया कि जो ग्लेशियर है वो बर्फ की नदी है, यानी वो कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि बर्फ का जो गिरना है वो अभी भी जारी है, बर्फ गिर रही है और ग्लेशियर गिर सकते हैं, उनका रास्ता जो है वो खराब भी हो सकता है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो हिमपात है, जो बर्फ गिर रही है, वो अनियमित है और अनिश्चित है, यानी उसका पता नहीं है वो कब तक गिरेगी, कैसे गिरेगी, कितनी ज्यादा गिरेगी, कितनी कम गिरेगी, उसमें बदलाव हो सकता है, जिसके कारण जो है उनका जो सारा काम है, जो उन्होंने पुल बांधे हैं, रस्सियां बांधी हैं, झंडियां लगाई है, रास्ता चिन्हित किया है, ये सभी काम जो है वो खराब हो सकते हैं और उन्हें रास्ता खोलने का जो काम है वो दोबारा भी करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम होती है आशा उत्पन्न करने वाली, यानी जो अच्छी स्थिति होती है जिसमें कोई उम्मीद होती है। अब यहाँ पर लेखिका बताती है कि जो बेस कैंप है वहां पर पहुंचने से पहले ही जो है उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिली, यानी जो जलवायु है, जो वातावरण है, जो उनके आसपास का जो मौसम था वो उनके अनुकूल नहीं था, वो उनके हिसाब से नहीं था, उनका शरीर उसे सहन नहीं कर पा रहा था, और जिसके कारण जो है एक रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप में जो ये सारी स्थितियां थी वो उनकी आशा के विपरीत थी, यानी वो अच्छी नहीं चल रही थी, वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, वे सभी जो है बहुत ज्यादा उदास हो रहे थे, जिस कारण से जो है उनका मनोबल जो है वो घट सकता था। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। अब लेखिका बताती हैं कि उन्होंने एवरेस्ट शिखर जो है उसको पहले 2 बार देखा हुआ था, लेकिन एक दूरी से देखा था, यानी थोड़े दूर से देखा था। लेकिन अब जब वो बेस कैंप पहुंच गए थे तो उन्होंने दूसरे दिन जो है एवरेस्ट पर्वत और उसकी जो श्रेणियां हैं उसे बहुत ज्यादा नजदीक से देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। भौचक्की होता है हैरान। अब लेखिका ने जब अपने बेस कैंप से एवरेस्ट को देखा तो वो हैरान हो गई और हैरान होकर वहीं पर खड़ी होकर जो है एवरेस्ट, लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से गिरने वाली बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, उसे देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। खंड होता है टुकड़े और अव्यवस्थित होता है बिना किसी व्यवस्था के, जिसकी कोई व्यवस्था ना हो। तो यहाँ पर लेखिका बताती हैं जो हिमपात है, यानी जो बर्फ का गिरना है, वो का बिना किसी अवस्था में गिरना ही होता है, यानी वे किसी भी तरह से कभी भी बिना किसी सूचना दिए जो है एकदम से गिर सकते हैं, उसे ही हिमपात कहा जाता है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी।
तत्काल होता है अचानक। अब लेखिका और उनके दल को ये भी बताया गया कि जो ग्लेशियर है, जब वो बहता है तो अक्सर उसके बहने से जो है बर्फ में हलचल हो जाती है और बड़ी बड़ी जो बर्फ है उसकी जो चट्टानें बनी हुई होती है वो अचानक से गिर भी जाती थी। और अन्य कारणों से भी जो है बहुत सारी खतरनाक स्थितियां जो है वो सामने आ जाती हैं। वो खतरनाक स्थितियां क्या थी? जैसे सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चेंडे हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। हिम विदर होता है दरार। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं, जैसे मान लो आपके सामने समतल भूमि है, समतल बर्फ की जो चादर है वो बिछी हुई है, लेकिन उसमें अचानक दरार पड़ जाए और वो दरार जो है बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी दरार में बदल जाए। ये ख्याल ही जो है बहुत ज्यादा डरावना था। अक्सर वहां पर इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बन जाया करती थी। इससे भी ज्यादा खतरनाक इस बात की जानकारी थी कि हमें संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। संपूर्ण प्रवास होता है पूरा सफर। अब इससे भी ज्यादा जो भयानक बात थी जिसकी जानकारी लेखिका को दी गई, वो ये थी कि जो पूरा सफर है उसके दौरान जो है हिमपात जो है, जो बर्फ गिरने का है, वो लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी उनके पूरे सफर के दौरान जो है हिमपात लगातार लगता रहेगा। हिम बर्फ जो है वो गिरती रहेगी। मौसम जो है वो खराब ही रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। अधिकांश होता है ज्यादातर। अब दूसरे दिन की बात लेखिका कहती हैं कि जो दूसरा दिन था उसमें आने वाला जो हमारा ज्यादातर सामान था वो हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए थे। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल की अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अभियांत्रिकी होता है तकनीकी और विस्तृत होता है विस्तार। अब यहाँ पर जो पिछेंद्री पाल हैं वो कहती हैं कि जो डॉक्टर मीनू मेहता है उन्होंने जो है बिछेंद्री पाल और उनके दल को जो है एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल किस तरह बनाया जाता है, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग किस तरह किया जाता है, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को किस तरह से बांधा जाता है, और उनका जो पहले वाला दल था उसके जो तकनीकी कार्य हैं उसके बारे में जो है लेखिका और उनके दल को विस्तार से पूरी जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब लेखिका बताती है कि जो तीसरा दिन था वो पहले से ही जहां पर बर्फ गिर रही थी वहां से कैंप 1 तक जो है सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करने के लिए निश्चित किया गया था। रीता गोम्बू और मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। लेखिका बताती है कि उनके साथ साथ जो है गीता गोम्बू नाम की जो स्त्री थी वो भी चढ़ाई कर रही थी और उनके पास जो है एक वॉकी टॉकी था जिससे जो है वो अपने हर एक कदम, क्या वो सही है या उनके साथ कोई कठिनाई है, इस तरह की जानकारी जो है वो अपने बेस कैंप तक दे रहे थे, ताकि यदि कोई कठिनाई आए तो बेस कैंप से जो है उनकी सहायता के लिए कोई ना कोई आ जाए। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। लेखिका बताती हैं कि जो उनके नेता थे कर्नल खुल्लर, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें उस समय बहुत ज्यादा खुशी हुई जब लेखिका ने उन्हें वॉकी टॉकी के द्वारा ये सूचना दी कि हम जो है कैंप 1 पर पहुंच गए हैं। वो इसलिए खुश हुए क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली जो है वे 2 पहली महिलाएं थी। यानी वे 2 पहली महिलाएं थी जो कैंप 1 पर पहुंच गई थी। अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिसा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। संतोषजनक होता है राहत भरा। तो अब लेखिका बताती हैं कि जो अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिसा थे वो साउथ कोल पहुंच गए थे और 29 अप्रैल को उन्होंने 7,900 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 जो है वो स्थापित कर दिया था। ये जो समाचार था ये बहुत ज्यादा राहत भरा था अभी तक का, कि जो कैंप 4 है वो स्थापित कर दिया गया है।
जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। अब लेखिका यहाँ पर अप्रैल की बात बता रही हैं कि अप्रैल में जब वे बेस कैंप में थी तो वहां पर तेंजिंग आए थे, जो अपनी छोटी सुपुत्री को लेकर आए थे जिसका नाम डेकी था। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। अब जो तेंजिंग हैं, उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि जो वो दल है जिसमें लेखिका है और अन्य लोग हैं, वहां के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक जो शेरपा कुली हैं उनसे बातचीत की जाए, उनके बारे में पूछा जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। नौसिखिया होता है नया सीखने वाला। अब जब लेखिका की बारी आई, जब तेंजिंग जो है सभी से बात कर रहे थे, तो सभी से बात करते हुए जब लेखिका की बारी आई, तो लेखिका ने अपना परिचय ये कहकर दिया कि लेखिका अभी बिल्कुल नई सीखने वाली है और जो एवरेस्ट है उस पर उनका ये पहला अभियान है, वो उनकी पहली चढ़ाई है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। अब यहाँ पर जब लेखिका ने उन्हें बताया कि वो नौसिखिया हैं, वो नई सीखने वाली हैं और एवरेस्ट पर वो पहली बार जा रही हैं, तो ये सुनकर जो तेंजिंग है वो हंस पड़े और उन्होंने लेखिका से कहा कि एवरेस्ट जो है उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले यानी एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने से पहले उन्हें जो है एवरेस्ट पर 7 बार चढ़ना पड़ा था, यानी वो 7 बार नाकाम हुए थे, तब जाकर वे शिखर पर पहुंचे थे। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अब ये कहकर जो है तेंजिंग ने अपना हाथ बिछेंद्री पाल के कंधे पर रखा और उन्होंने कहा कि विछेंद्री पाल जो है वो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती है। और उन्होंने विछेंद्री पाल को ये भी कहा कि एक पर्वतीय लड़की होने के कारण तुम्हें पहले ही प्रयास में जो है शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, यानी तुम्हें पहले ही प्रयास में अपनी एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो सफलतापूर्वक पूरी करनी चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। अब लेखिका यहाँ पर 15-16 मई 1984 की बात कर रही हैं कि उस दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा थी और वो जो है लोत्से की एक बर्फीली सीधी ढलान पर जो है कैंप 3 के बनाए हुए एक नायलॉन के सुंदर तंबू में थी, जिसमें 10 और लोग थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और अन्य 8 शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि लेखिका के तंबू में जो है लोब्सांग और ताशरिंग भी थे, लेकिन एंडी शेरपा और उनके साथ जो है अन्य 8 शेरपा जो शरीर से बहुत ज्यादा मजबूत थे और हमेशा ऊंचाइयों पर रहने वाले शेरपा थे, वो दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे की लगभग मेरे सिर के पीछे से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक शोरदार धमाका भी हुआ। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि उस वक्त जो है लेखिका बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी और 12:30 बजे लेखिका के सिर के पिछले हिस्से में कोई सख्त चीज आकर टकराई, जिसके कारण उसकी नींद अचानक से खुल गई और साथ ही जो है बहुत शोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अब यहाँ पर लेखिका बताती है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई ठंडी और बहुत भारी चीज जो है लेखिका के शरीर को कुचलती हुई जो है आगे को चल रही है और लेखिका को इससे सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज कहा जाता है बर्फ के टुकड़े को। तो यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया था, क्योंकि एक लंबा बर्फ का टुकड़ा जो है वो लेखिका और उनके जो दल हैं उनके कैंप के ठीक ऊपर जो है लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गया था और उसका एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन
बन गया था, यानी एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर से गिरा होगा और वो लुढ़कते लुढ़कते जो है बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा बन गया था और लेखिका के कैंप के ठीक ऊपर आ गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। भीषण गर्जना होती है भयानक आवाज जो डरा दे। तो यहाँ लेखिका बताती हैं कि जो हिमखंड हैं, जो बर्फ के टुकड़े हैं और जो जमीन है, वो इतने बड़े विशाल पुंज में बदल गए थे और एक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी होती है उसकी तरह तेज गति और भयानक आवाज के साथ जो है सीधी ढलान से नीचे आते हुए लेखिका के कैंप को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। यानी जो लेखिका का कैंप है उस पर जो है हिमखंड, बर्फ के टुकड़े और जमी हुई बर्फ जो है वो विशालकाय जो पुंज है, यानी बहुत बड़े बड़े टुकड़े बन गए थे, वो उनके कैंप पर गिर गए थे और उनका कैंप जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, तहस नहस हो गया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि जब उनका कैंप जो है वो तहस नहस हो गया था, उसमें जो है उनके कैंप के हर एक व्यक्ति को जो है कुछ ना कुछ चोटें जरूर आई थी, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, सभी जो है वो सुरक्षित थे। अब यहाँ तक के दल कैंप 3 तक पहुंचा और कैंप 3 तक पहुंचने के बाद भी जो है हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों के कारण जो है उनका कैंप किस तरह से तहस नहस हो गया, उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कुछ कुलियों के मृत्यु के समाचार भी मिले, वहां पर उनके एक रसोइये की मृत्यु भी हो गई। उन्हें बहुत ज्यादा निराशा भी हुई, लेकिन फिर भी जो है लेखिका आगे बढ़ना चाह रही थी, सारी समस्याओं को देखना चाह रही थी, उनका सामना करते हुए शिखर पर पहुंचना चाह रही थी। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या लेखिका अपने सफर को पूरा कर पाती है, वे शिखर पर पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती हैं। इसी के साथ हम इस भाग को यहाँ समाप्त करते हैं और अगले भाग में हम पूरे पाठ को पढ़ेंगे।